morning class. We have discussed about equality. Now we are going to discuss about the next topic of this chapter, which is dignity. Dignity. हमने क्या पढ़ा कि इक्वालिटी होनी चाहिए ना सोसाइटी में, बिना कोई रेस के, बिना कोई जाति के, है ना, कोई धर्म के हिसाब से नहीं, है ना. इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए जितने भी लोग हैं उन सब में क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना. सारे के सारे इक्वल हैं, कोई भी किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, है ना. तो ये क्या होता है, इक्वालिटी. फिर क्या है हमारा, डिग्निटी. अब जब इक्वालिटी आएगी तभी डिग्निटी आएगी. डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान. सम्मान, इसका मतलब होता है समान, समानता, है ना, बराबरी. इसका मतलब होता है समानता या फिर बराबरी. और डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान. सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, है ना. डिग्निटी का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट. अगर किसी के साथ कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उनकी डिग्निटी को चोट पहुंचाई जा रही है ना. उनकी डिग्निटी, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है ना, उनको इक्वल नहीं माना जा रहा है. इसका मतलब क्या है, उनको बराबर सम्मान नहीं दिया जा रहा है ना. हम अगर कहते हैं कि कोई हमारे इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हम उनको लो फील करा रहे हैं, उनकी डिग्निटी को चोट पहुँचा रहे हैं, है ना. दैट इज कॉल्ड डिग्निटी का डिटोरिएशन. तो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कि उनके हेडमास्टर थे, उन्होंने उनको बहुत काम कराया था क्योंकि वो नीची जाति के थे, है ना. क्योंकि वो क्या थे, लोअर कास्ट के थे. तो इस वजह से उनके एक हेडमास्टर थे, उन्होंने उनसे पूरा ही ग्राउंड साफ करवाया था जब वो बहुत ही छोटे थे, है ना. तो ये एक स्टोरी थी जहाँ पर उनको इक्वालिटी नहीं मिली, है ना. बाकी किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से इनके सम्मान को, इनकी डिग्निटी को भी चोट पहुँची, है ना. उसी तरीके से एक और स्टोरी है जहाँ पर एक मुस्लिम हस्बैंड एंड वाइफ है जिनको घर ढूंढना है ना, जो कहीं पर घर लेना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनको घर नहीं देना चाहता क्योंकि वो मुसलमान है ना. दिस इज़ जस्ट एन स्टोरी, डोंट टेक इट पर्सनली. तो कोई भी मुसलमान को घर नहीं देना चाहता क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि वो किसी तरीके का उनका धर्म अलग है, उनके रिलीजन के हिसाब से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना. तो ये पहले तो सेम धर्म था, है ना. वाल्मीकि की स्टोरी में क्या हुआ था, उनका धर्म तो हिंदू ही था, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर उनकी कास्ट क्या थी, लो थी. लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा रिलीजन के हिसाब से उनको घर नहीं मिल रहा. तो उनका जो घर देने वाला एजेंट था, उन्होंने कहा कि आप अपना नाम चेंज कर दो, है ना. तो ये उनकी डिग्निटी को चोट पहुंची, है ना. अगर उनका नाम चेंज करना पड़ रहा है तो नाम क्या होता है, नाम से ही हमारा सम्मान होता है ना. तो उनकी डिग्निटी को डिटेरियोरेट किया जा रहा था. रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. Many times the caste we were born into and the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, they are often the thing that determine why some people are treated unequal. तो कई बार यही होता है कि हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी जाति क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हम कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं. तो इन सब चीज़ों से अनइक्वालिटी आती है ना. हम काफ़ी रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हमारे इक्वल नहीं मानते हैं ना. In the above story, Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequal on the basis of difference of religion and caste. वाल्मीकि के साथ कास्ट के हिसाब से बुरा हुआ, है ना. उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके हेडमास्टर ने उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए, है ना. और जो अंसारी थे, जो मैंने बताया मुस्लिम कपल, है ना, उनके साथ रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन हुआ. तो ये अनइक्वालिटी थी. When person are treated unequal, their dignity is violated. जब उनको इक्वालिटी नहीं मिलती है तब उनकी डिग्निटी वायलेट होती है. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school.
है ना। जो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण उनके जो स्कूल मेट्स थे और जो उनके टीचर थे उन्होंने उनको पूरा ग्राउंड साफ करवाया था, है ना। तो ये उनको अनइक्वल माना जा रहा था दूसरों की कंपैरिजन में। जो दूसरे बच्चे थे उनसे तो ऐसा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उनकी कास्ट अपर थी, उनको माना जा रहा था कि वो ऊंचे हैं, है ना, उनका वो काम ही नहीं है। और जो लोअर कास्ट है उनका काम ही यही है ना। ऐसा किसका मानना था? उस हेडमास्टर का मानना था, है ना। तो इस वजह से उनको इक्वालिटी नहीं मिली। इक्वालिटी नहीं मिली तो उनकी डिग्निटी जो थी वो बहुत ही बैडली हिट हुई थी। Ansari's dignity was also hurt when person refuses to lease him apartment to them, है ना। अंसारीज की भी, जो अंसारी कपल था उनकी भी डिग्निटी हर्ट हुई थी क्योंकि उनको उनके रिलीजन की वजह से घर नहीं मिल पा रहा था। However, when a property dealer suggests that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse his suggestion. तो उन्होंने अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए ही उस ओनर का जो एजेंट था, उस एजेंट की बात नहीं मानी कि आप अपना नाम चेंज कर लो, है ना। अगर वो अपना नाम चेंज कर लेते तो उनकी डिग्निटी पूरी तरीके से वॉयलेट हो जाती है ना। वो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया। We all realize that Om Prakash and Ansari do not deserve to be treated like this and they deserve the same respect and dignity as anyone else. तो अंसारी और वाल्मीकि दोनों ही इक्वालिटी और इक्वल डिग्निटी डिजर्व करते हैं जैसा कि बाकी लोग करते हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इंडियन डेमोक्रेसी में हम लोगों ने ये बात की कि इक्वालिटी क्या होती है और डिग्निटी क्या होती है ना। हम लोगों ने बात की कि इक्वालिटी क्या होती है और डिग्निटी क्या होती है। जब इक्वालिटी नहीं मिलती है तो डिग्निटी भी हमारी वॉयलेट होती है ना। अब क्या हुआ, पुराने टाइम में जब आज़ादी से पहले इन दोनों चीज़ों के लिए कोई लॉ नहीं था, है ना। इन दोनों को रोकने के लिए, इक्वालिटी को अगर नहीं माना जा रहा तो उसको पनिश करने के लिए कोई लॉ नहीं था, है ना। अनइक्वालिटी को पनिश करने के लिए कोई लॉ हमारे पास नहीं था। लेकिन जब से हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट की है, जब से हम लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट की है, तब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ बन गया है ना, जिसमें हम या कोई भी इंसान, है ना, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की इक्वालिटी को नहीं स्नैच कर सकता, है ना। सारे जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, रेस हो, क्लास हो, है ना, किसी भी रीजन हो, रिलीजन हो, किसी भी बेसिस पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। पहले इसके लिए कोई लॉ नहीं था, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बना दिया। The Indian Constitution consider every person as a equal, that is every individual in the country including male and female from all caste, religion, tribe, educational and economic background are considered to be equal. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, संविधान ने सारे लोगों को, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान, है ना, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान इज इक्वल। जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्या हैं? इक्वल है ना। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी रेस का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, है ना, जेंडर चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे कैसे हैं? इक्वल हैं। चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो, उनकी सोशल कंडीशन अच्छी हो या नहीं हो, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। इवन आफ्टर दिस इनइक्वालिटी डजंट सीज टू एग्जिस्ट। अब लॉ बनाने के बाद में भी इनइक्वालिटी कई जगह होती है ना। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, हम कई लोगों को छूते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं कि ये तो लोअर कास्ट के हैं, है ना, इनके हाथ का पानी नहीं पीना, इनके हाथ का खाना नहीं खाना, तो ये क्या है? दिस इज रॉन्ग। बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज देयर. While earlier no law existed to protect people from the discrimination and ill treatment, now there are many laws that work to see that these people are treated with dignity and equality. पहले कोई लॉ नहीं था इसके लिए, है ना, कि सबको इक्वल माना जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या बन गया? लॉ बन गया, है ना। The parliament is the fundamental basis of our democracy and we are represented in it through our elected representative. This recognition of equality include the following provision of Indian Constitution. अब ये लॉ कौन बनाता है? मैंने कहा कि लॉ बन गया, ये लॉ बनाती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाती है ना। पार्लियामेंट एक बॉडी है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हमने इलेक्ट किया होता है
है ना। इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठते हैं, एमपीज़। तो जो एमपी होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। तो एवरी पर्सन इज, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के लिए जितने भी लोग हैं सारे क्या हैं, बराबर है। कानून किसी में भी भेदभाव नहीं करेगा, है ना। अगर कोई क्राइम किसी बहुत बड़े आदमी ने किया है, बहुत अमीर आदमी ने किया है, तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी किसी गरीब इंसान को मिलती है ना। हिंदू को भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी किसी मुस्लिम को मिलेगी, है ना। कोई भी रिलीजन ऊपर नीचे नहीं है ना, कोई भी कास्ट ऊपर नीचे नहीं है। तो कानून के सामने सारे इंसान क्या है, बराबर है। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट टू द कंट्री ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता अ डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉ। तो ये कह रहे हैं कि चाहे राष्ट्रपति हो या फिर कोई छोटा मोटा काम करने वाली औरत हो, कोई आदमी हो, है ना, सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। सबको एक ही कानून मानना पड़ेगा, है ना। अगर हेलमेट पहनना है तो प्रेसिडेंट को भी बाइक चलाते हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, है ना। और किसी आम इंसान को भी हेलमेट पहनना ही पड़ेगा। तो ये सारे लॉज क्या हैं, इक्वल हैं। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। कोई भी इंसान रिलीजन के हिसाब से उसके साथ, धर्म के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब भेदभाव नहीं हो सकता, है ना। रेस मतलब कि उसके स्किन के कलर के हिसाब से नहीं हो सकता, कोई काला है कोई गोरा है तो उसके हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते। कास्ट यानी कि जाति के हिसाब से नहीं कर सकते। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि समझिए हमने कोई राजस्थान में जन्मा हुआ है, कोई कर्नाटका में जन्मा हुआ है, तो हम राजस्थान के लोग कर्नाटका वाले के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। चाहे वो मेल या फीमेल हो, आदमी हो औरत हो, है ना, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप, मार्केट्स। ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग प्लेसेज एक्सेट्रा। तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है, मतलब कि सरकारी ज़मीन जितनी भी है, चाहे वो सड़क हो, कोई भी पार्क हो, कोई और भी जगह हो, है ना, कोई चाहे किसी भी जगह से, है ना, कोई भी गवर्नमेंट की जगह है ना, कोई भी हो सकती है, वो हाईवे, रोड या फिर पार्क हो गए, स्कूल्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल्स। तो यहाँ पर आप किसी को भी आने से रोक नहीं सकते, उसके धर्म के हिसाब से, उसके रेस के हिसाब से, उसके कास्ट के हिसाब से, है ना, उसके जेंडर के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्राइवेट प्लेसेस में हो सकता है लेकिन पब्लिक प्लेसेस में नहीं हो सकता, मतलब कि सरकारी जगह पर आप ऐसा नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी यानी कि किसी को छोटा समझ के उसको छूना नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें अबॉलिश होंगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 2 वे। तो गवर्नमेंट ने अब इसके लिए क्या क्या है, ये सारी चीज़ें तो कहाँ पर लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखी है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये सारी चीज़ें तो उसमें पहले ही लिख दी गई थी। अब उसके बाद में जो गवर्नमेंट आई है उसने क्या क्या किया है ना, फर्स्टली थ्रू लॉज एंड सेकेंडली थ्रू द सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम टू असिस्ट द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी। अब गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वो और भी कुछ लॉज बना सकती है ना। उसके पास, गवर्नमेंट के पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला है कि वो और भी थोड़े बहुत लॉज बना सकती है ना, और भी कुछ नियम बना सकती है, कुछ रूल्स बना सकती है। और दूसरा क्या है, वो कोई ऐसे स्कीम्स, कोई प्रोग्राम्स, है ना, कुछ ऐसा स्टार्ट कर सकती है ताकि लोगों में एकता बढ़े, ताकि लोगों में इक्वालिटी बढ़े, है ना। जैसे कि एक स्कीम है मिड डे मील। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं ना, जो लगभग 5th तक के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, उनको स्कूल में ही खाना मिलेगा, है ना, उनको लंच टाइम में स्कूल में ही खाना मिलेगा। अब उससे एकता कैसे बढ़ती है, उसमें क्या होगा, अब स्कूल में तो बहुत सारी कास्ट के लोग आते हैं, है ना, बहुत सारी कास्ट के बच्चे आते हैं, बहुत सारे धर्म के बच्चे आते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में किसी के ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं
है ना। तो सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे आते हैं वो सारा भेदभाव भूलकर एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, है ना। तो और जो खाना बनाने वाली औरत होती है वो भी लगभग लोअर कास्ट की ही ली जाती है ना, उसके हाथ का खाना खाएंगे। तो इससे क्या होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी। क्या होगा, इक्वालिटी बढ़ेगी। Midday meal scheme. One of the primary steps taken by the government in the midday meal scheme. This refer to the program introduced in all government elementary school to provide nutrition to children through cooked lunch. तो इसमें जो बच्चे हैं, बच्चों को एलिमेंट्री स्कूल में ना, छोटी जो बच्चे होते हैं उनको पका पकाया खाना दिया जाएगा लंच टाइम में ना। तो इससे क्या होगा, जितने भी बच्चे हैं क्लास के, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन के हो, सारे एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाएंगे, है ना। और जो खाना बनाने वाली होगी वो भी लगभग लोअर कास्ट की ही ली जाती है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इन 2001। तो तमिलनाडु ने सबसे पहले इस स्कीम को 2001 में अपनी स्टेट में लागू किया था। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। फिर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया कि जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे ये काम शुरू कर दें, ये स्कीम को लागू कर दें। सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी, तमिलनाडु में। कब हुई थी, 2001 में। This program had many positive effect. For instance, more poor children have begun enrolling and regularly attending the school. अब जो इससे एक और फ़ायदा क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे थे जिनको खाने के लिए बेचारों को कुछ मिल नहीं पाता था, तो उन्होंने भी स्कूल आना शुरू कर दिया ना। चाहे वो मिड डे मील जो दिन का जो खाना होता है उसी के लालच में आए, लेकिन उन्होंने स्कूल में रेगुलरली आना शुरू कर दिया था। अब स्कूल में आएंगे तो ऑफकोर्स उनकी पढ़ाई होगी, है ना। Teacher has been reporting their earlier children would often go home for lunch and they not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance have improved significantly. और क्या होता था, कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो दिन में खाना खाने के लिए घर पे जाते थे और वापस स्कूल ही नहीं आते थे, है ना। तो अब वो भी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी क्योंकि स्कूल में ही खाना मिलना शुरू हो गया। Their mothers who earlier had to leave their jobs to feed their children at home during the day now no longer need to do so. और फिर जो उनकी माताएं हैं जिनको बच्चे जब घर आते तो उनको अलग से उनके लिए खाना वगैरह बनाना पड़ता है ना, तो वो जो जितना भी काम करना पड़ता है उनको अपना काम छोड़कर बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी कम हो गया था। This program has also helped in reduction of caste prejudice because both lower and upper caste children in the school ate this meal together, and in quite a few places Dalit women have been given the charge to cook the meal. वही कि अगर इससे क्या होता है कि जो जितने भी चाहे लोअर कास्ट हो अपर कास्ट हो, सारे बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। और जो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दलित विमेंस को, जो दलित है यानी कि लोअर कास्ट की जो विमेंस थी, उनको खाना बनाने का चार्ज दिया जाता था। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द हंगर ऑफ दोज पुअर स्टूडेंट। जो गरीब बच्चे थे उनकी भूख भी शांत हुई है। हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ देयर स्टमक वॉज एम्प्टी। अब कहते हैं कि खाली पेट तो कुछ भी नहीं होता है ना, खाली पेट कोई काम नहीं होता है। तो बच्चे भी जो भूखे थे अब उनको भी अच्छे से खाना मिलेगा तो वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। While government program play a significant role in increasing the equality of opportunities, there is much more than need to be done. While the midday meal program has helped in increasing the enrollment and attendance of poor children in school, there continue to be significant difference in our country between school that rich attend and those that are poor attend. अब लेकिन इतना कुछ हो रहा है ना, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी हैं। तो उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करना बहुत ज़रूरी है। Even today there are many schools in the country which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated in the unequal way. तो बहुत सारी ऐसी स्कूल्स हैं अभी भी जहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, जहाँ पर अभी भी कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दैट शुड बी सीज्ड, है ना, वो क्या होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी कुछ नई स्कीम्स बनानी पड़ेगी, है ना, उनको अवेयरनेस जगानी पड़ेगी टीचर्स के लिए, है ना, और स्टूडेंट्स में भी, ताकि वो भी अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखें, है ना। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डू लेटर।